का। बेटा बैठ जा। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की। पिछली गवर्नमेंट जब थी उस समय 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई। आप लोग भाई साहब आप सही से बैठे, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे आप जिले लाई और मैं नारकली खड़ा हुआ हूं। फील नहीं आ रहा। आइए, ये पिंक कुर्ते में एक ही थान में से बनवा करके, मतलब मैं पहली बार देखा 3 आदमी एक ही तरह के कपड़े पहने हुए। निश्चित तौर पर आप किसी संस्था को प्रतिनिधित्व करते होंगे। और ये बनिए असलियत में वो बनिए होते हैं, ये मारवाड़ी, ये बनिए, ये जैन, जो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। ये शुरू में ही तय करते हैं कि हम सब एक ही तरीके की वेशभूषा पहनेंगे, फिर जाते हैं अपनी किसी मारवाड़ी दुकानदार के पास और उससे कहते हैं भाई साहब एक ही जैसा कपड़ा दिखाना, और वो भी क्योंकि मारवाड़ी होता है वो दिखाता है जो कभी बिका ही नहीं होता। गुलाबी कलर के कुर्ते कहीं देखे आपने? लेकिन साहब ये अपनत्व, ये बात कि हम लोग एक जैसे दिखें, जहां पर ना कोई ऊंचा हो, जहां पर ना कोई नीचा हो, ये अगर एका देखना है तो आकर के मेरे सामने मेरी जैन समाज को देखें। शायद इससे बड़ा और कोई अपनत्व नहीं हो सकता। मैं आरंभ करता हूं। हमारे अपने परिवार के वो बच्चे इस सदन में बैठे हुए हैं जो रात भर एसी में या वार्मर्स के साथ बैठते हैं, वो तमाम सुख सुविधाएं छोड़ करके आकर के माटी पर बैठ करके कविता सुने। इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के सामने मैं कविता पढ़ता हूं, सुनना। पंक्तियां आप लोगों को देता हूं, जितने लोग हैं उनके मन के अंदर मैं पंक्ति पहुंचाना चाहता हूं। बात पहुंचे तो आदेशित करना कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई, एक अफजल और एक कसाब। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि रात में किसी टाइम उनको फांसी पर लटका दिया गया और सुबह न्यूज फ्लैश होती है, आज हम लोगों ने कसाब को मार दिया, आज हम लोगों ने अफजल को मार दिया। मैंने एक बड़े मंत्री उस टाइम के, उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आप रातों रात फाइल क्यों सल्टा देते हो? हमें बताया क्यों नहीं जाता कि फला तारीख को फला आतंकवादी को सजाए मौत दी जाएगी? तो उन्होंने ये कहा कि सौरभ, अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फला तारीख को उस आतंकवादी को सजाए मौत दी जाएगी तो लोग विद्रोह करेंगे, लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, हमारी सरकार का विरोध करेंगे, और हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि लोग, जनता हमारा विरोध करे। तब विश्वास मानना, तब मन में एक बात आई थी कि हिंदुस्तान की कमान किसी ऐसे आदमी को मिलनी चाहिए जो आदमी कहलाने लायक हो, और वो सपना शायद आज स्वीकार किया गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, थोड़ी देर के लिए कोई भी राजनीतिक दुपट्टा दुशाला आप लोगों ने ओढ़ा हो तो वो उतार करके केवल मेरे साथ यात्रा करना। मुझे ऐसा एहसास होना चाहिए कि इस अंचल में जितने भी लोग बैठे हैं उनके मन में कहीं हिंदुस्तान धड़कता है। पंक्ति मैं पढ़ता हूं, उनको चेक आप कराना। मैं कहता हूं कि मैं मेरी कविता को तीर्थ कराने आया हूं सिवान में। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, रमेश जी सुनना। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। कि किस कसाब में वाह भाई वाह, भारत आने की, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। आप दोनों ताली नहीं बजा रहे सर। मैं विश्वास मानना, मैं बहुत देर से ये लग रहा था कि गमले सजा रखे हों ऊपर। मैं तो अभी देखा। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। देखिए तालियां वालियां आप लोग बजाते रहे, मैं भी थोड़ी देर चाहता हूँ कि मैं मन की बातें आप तक पहुंचाऊं। लेकिन अगर मेरे को कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है, मैं सही बता रहा हूँ सर, आप तो फिर भी हिलडुल रहे हैं। एक कार्यक्रम में मैं गया दिल्ली में बड़े रईस लोग रहते हैं, ऑडिटोरियम का कवि सम्मेलन था रमेश जी। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो सामने एक करोड़पति आदमी बैठे हुए थे वीआईपी दीर्घा में। एक एक कवि आकर के कविता पढ़ रहा और पढ़ करके अपने स्थान पर पहुंच रहा, लेकिन अगले ने एक में भी ताली नहीं बजाई जी। मेरा क्रम आया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप ताली नहीं बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले जी मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा भाई साहब बहुत बधाई है, आजकल मतलब इतना बड़ा आदमी की ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। कार्यक्रम खत्म हुआ, कार्यक्रम के बाद खाने की व्यवस्था थी, तो जब हम लोग खाने के लिए पहुंचे तो मैंने उस बड़े आदमी से कहा, मैंने कहा सर आइए आप भी खाना खाइए। बोले ना मैं बड़ा आदमी हूँ, लाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई। पिछले दिनों वो मिले, उनका विवाह हुआ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब विवाह हुआ, आप हनीमून पे नहीं गए?
भाई मैं नहीं चाहता कि कोई बड़ा आदमी यहाँ पर मौजूद हो। जितने लोग हैं वो सब छोटे आदमी मुझे स्वीकार हैं। आप लोगों की तालियां मुझ तक आती रहें ताकि मैं भी जीवित रहूं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं सुनना कि पकड़ पकड़ कर। भाई साहब ये आपका 7वां फेरा है। इस सिवान के आदमी बड़े चतुर हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से, चारों तरफ से बैठ के सुन लिया इस आदमी ने कभी सम्मेलन। मैं कह रहा हूं सिवान के आदमी हैं बड़े चतुर, कहीं भी मतलब अगर आप इनको कुल्फी भी दो, आइसक्रीम भी दो, तो चारों तरफ से चाट के देखते मजा ज्यादा कहां से आ रहा। अपने में आनंद है। मैं पंक्ति पढ़ता हूं सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत 10 आतंकवादियों ने हमला किया इनकी मुंबई पे। 10 आतंकवादियों ने, हमारी खाकी ने 9 को वहीं पर ढेर कर दिया, केवल एक बचा था, एक कसाब। और उसके ऊपर साहब ये वो अभी बोला मेरे बड़े भाई ने यहां पर आकर कि ये वो जैन समाज है जो पूरे हिंदुस्तान को पालती है। 45% टैक्स देने वाली मेरी जैन समाज ये एक प्रश्न पूछती है कि हमारा करोड़ों, हमारा अरबों रुपया इन आतंकवादियों की सेवा में क्यों लगाया जाता है। साहब ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी आतंकवादी के लिए रात में 2:30 बजे हमारी अदालतें खोली गईं। पहली बार विश्व में कहीं रात में 2:30 बजे किसी आतंकवादी के लिए अदालतें खुली। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री खड़े हो गए, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनके परिवार हैं, इनकी फांसी रोक दीजिए, फांसी रोक दीजिए। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दीजिए। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, ठसके की तरह लगे तो जितने लोग यहां पर बैठे हैं उनके कलेजे का क्रोध देखना चाहता हूं। पंक्ति पढ़ता हूं कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत। भारत मां का तन घायल है, जिनके पहने दांतों से उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत, कि उन कुत्तों को घर में वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत। इस गोत्र की 4 और पंक्तियां देता हूं। उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैं नहीं समझता कि इस पूरे सदन में और कोई उत्तर प्रदेश का होगा। अगर हो तो एक बार हाथ उठा करके मुझे बताना। कोई नहीं है उत्तर प्रदेश का। मैं उत्तर प्रदेश का हूं साहब। उत्तर प्रदेश में मैंने एक बदलाव देखा। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं कभी मेरी कविता कभी भी किसी दल विशेष के पक्ष में नहीं पढ़ती, लेकिन मैंने जो बदलाव देखे। सर ये फोन पे जो बात कर रहे हैं सर, 11 बजे रात में फोन, रात में 11 बजे केवल 2 लोगों का फोन आता है, एक उधार वाले का और एक जुगाड़ वाले का। और आप जैन हो, आप उधार वाले तो हो। मेरा मन है कि थोड़ी देर के लिए आप ना अपने मोबाइल्स को मनमोहन सिंह मोड पे लगा दें। हाँ, ना वो बोलते थे ना ये बोले। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं सुनना। मैंने जो बदलाव देखे मैं वो बदलाव की बात करता हूं। वो बदलाव क्या महेंद्र जी सुनना। हम लोग मूवी टॉकीज में देखने जाया करते थे। जब जाते थे, बहन कहां से सुन रही हो ये बेटा, इधर देखो, मैं मेहनत कर रहा हूं, देख उधर रही है गुड़िया। मैं बात कहता हूं कि जब हम लोग टॉकीज में मूवी देखने जाया करते थे तो राष्ट्रगान होता था शुरू में, हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे। आप लोग भी हो जाते होंगे। कुछ लोग वहां पर बैठे रहते थे और हमारे ऊपर हंसते थे, देखो राष्ट्रभक्त खड़े हो गए, देखो देशभक्त खड़े हो गए। साहब मैं गर्व के साथ, घमंड के साथ कहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला जो ये कहता है कि किसी के अंदर हिम्मत हो तो वो मां भारती का अपमान करके बताओ, घर की कुर्की कर देंगे लेकिन उनका सम्मान करना बता देंगे। ये बदलाव हमने देखा। वाह भाई वाह। इस समय पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में एक छाला ऐसा है जो हर समय टीसता है। आप लोग सब जानते हैं, अभी हाल ही में आइडेंटिटी कार्ड देख देख कर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया साहब। तब मैं अंदर की पीड़ा को शब्द देता हूं और आप लोगों को लगे कि सौरभ ने सही बात कहने की हिम्मत की है, कोशिश की है, तो सौरभ को इसलिए आप लोग हिम्मत देना। वो तालियां सुनना चाहता हूं जो अभी तक इस सदन में आई ना हो। वो तालियां इसलिए सुनना चाहता हूं क्योंकि वो तालियां मेरा बल होंगी ताकि मैं ये भाषा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जाकर के इसी गर्व के साथ बोल सकूं जैसा मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। हिम्मत करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं सुनना कि राष्ट्रभक्ति के, सौरभ ने इससे कटु कुछ नहीं लिखा, वो पंक्ति पढ़ता हूं कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीरो कब
कौवों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। वाह भाई वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह भैया। आहा, बहुत बहुत आभार। विश्वास मानना, मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि इतना मन आप लोग देंगे। बहुत बहुत आभार। मेरा आना सार्थक हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं कि आज मुझे लखनऊ में माननीय योगी जी के नेतृत्व में खड़े होकर के अटल जयंती का कवि सम्मेलन पढ़ना था। मैंने एक बार आग्रह भी नहीं किया आदरणीय रमेश जी से, क्योंकि उन्होंने मुझे तब बुक कर लिया था जब मेरी डेट खाली थी। उसके बाद कोई भी प्रलोभन ऐसा आ जाए जो आपके अपने परिवार के इस बेटे को डिगा दे, ये संभव नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों के बीच वाह भैया वाह। एक कविता विशेष। आप लोग सब राजस्थान के अमूमन लोग हैं। जो जो राजस्थान के एक बार हाथ उठा करके मुझे बता। पूरा सदन राजस्थान का है जी। मैं एक कविता फिर मैं बोलता हूं कि तीर्थ कराने के लिए लेकर के आया हूं अपनी कविता। और उस कविता में फिर मैं बोलता हूं कि अगर हम लोग पूरे हिंदुस्तान में वीरता का कोई पर्यायवाची अपने शब्द लिखना चाहें किताब में, तो केवल राजस्थान लिख देना। उसके अलावा और कोई पूरे विश्व में नहीं है जिस माटी के अंदर से गंध आती है हमारे इतिहास की, उन बलिदानों की जिनका कोई मोल नहीं है। सौरभ सुमन ने एक कविता लिखी इतिहास। मेरे बड़े भाई ने आदेश किया था नेताजी सुभाष पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा मन है कि मैं जब राजस्थान आया हूं, जब सिवान आया हूं, तो अपनी कविता को एक बार तीर्थ करा लूं। जिस मिट्टी के लिए मैंने कविता लिखी, उस मिट्टी पर आकर के उसका तिलक अपने माथे पर लगाना चाहता हूं। एक बार आप लोग अनुमति दे दें, मैं आरंभ होना चाहता हूं। भैया जरा एक सेकंड, ये जितने लोग हैं, हमारे सौरभ भाई कह रहे हैं कि यहाँ कितने लोग राजस्थान के हैं, जरा हाथ खड़े कर दे। राजस्थान के सम्मान में इन्होंने कविता करी, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे वो भी राजस्थान के ही हैं। उन्होंने इसलिए हाथ खड़े नहीं करे कि ये जो कर ही रहे हैं तो उनको क्या लेना देना करने से। तो ये सारे लोग राजस्थान के हैं। सौरभ भाई, आप कविता पढ़िए, आपकी कविता नई कविता राजस्थान की, इस संदर्भ में अभी तक कोई ऐसी कविता लिखी नहीं गई है। एक आदमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला अगर हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी बात कर रहा है तो हमारी तालियां भी बड़ी बजना चाहिए। इसलिए पहले ही आप इतनी ताली बजा दो कि बीच में कविता डिस्टर्ब नहीं हो। दोनों हाथ खड़ा कर लो मेरे कहने पे। ये बात बहुत बहुत अब आप भले मत बजाना, कोटा पूरा हो गया। बहुत आभार। हाँ, माइक वाले से अनुरोध है इनका माइक बंद कर दे। और मेरा ही बंद करना मालूम पड़ा कि वो बंद हो गया। आज तो काले वस्त्रों में भी हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी कुंडली के शनिचर। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। बहुत आनंद के साथ, बहुत मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। मैं बार बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ रमेश जी कि आपने मेरे को ऐसी जगह पर बुलाया जो लोग कविता सुनने के धनी हैं और मन के साथ कविता सुनते हैं। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। जब मैं आ रहा था तो जब मंच तक पहुँचा तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि हम अनामिका को भी सुनना चाहते थे, आप अकेले क्यों आए। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में अनामिका काव्य पाठ कर रही हैं, लेकिन जब जब आमंत्रण सिवान से आएगा तो मैं वचन दे करके जाता हूं कि हम और कहीं नहीं जाएंगे। दोनों इस मंच पर आप लोगों के सामने आकर के काव्य पाठ करेंगे। ऐसे लोग मुझे नहीं मिलते जिनके मन में इतने भाव हों। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। हाँ, सिवाना गाँव, बिल्कुल बिल्कुल, सिवाना, गढ़ सिवाना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। उत्तर प्रदेश का है, एक आका डंडा खा भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे हाँ, उत्तर प्रदेश के आदमी आप देखो, पीयूष जैन करोड़ों खा गए। मतलब इतना बड़ा, जब आइए अब उनका छापा पड़ा आयकर का, तो इतना तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है जितना एक जैन ही उत्तर प्रदेश का खा गया। तो हम तो उत्तर प्रदेश के जैन हैं साहब, अगर एक डंडा खा गए तो क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल पर्वत ग्वालियर के अंदर है, जहां पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा को
बाबर ने ऐसी निर्भयता से तोड़ा था, ऐसी निर्दयता से तोड़ा था, एक भी प्रतिमा उस पूरे के पूरे पर्वत पर शेष नहीं है जिसके अंग भंग ना हुए हों। जैन समाज अगर पर्याय है तो वो अहिंसा का पर्याय है। हमसे काहे का खतरा था साहब कि आपने हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमा तोड़ी? ये प्रश्न अगर आप लोगों के मन में आए तो मेरे इस प्रश्न के लिए जितने लोग हैं सारे के सारे तालियों की मोहर लगाना। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, आप लोगों तक बात पहुंचे कि मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने, गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। कौन थे ये पृथ्वीराज चौहान साहब? सीरियल शुरू हुआ टीवी पर, पृथ्वीराज चौहान। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त डबल नेकर वाले, तो मुझसे बोले सौरभ ये सीरियल जरूर देखना। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि सौरभ इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतिहास जानने को मिलेगा। साहब पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक सौरभ सुमन ने वो सीरियल देखा, लेकिन आखिरी एपिसोड तक पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारा इतिहास ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या है तो कम से कम उसको इस तरीके से नंगा करके टेलीविजन पर लाने का अधिकार आप लोगों को नहीं है। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, स्वीकार आप करना कि पृथ्वीराज के शौर्य को, पंक्ति देता हूं कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध वो बाजीराव सा चीता था, कि अनवरत लड़े, अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे बाजीराव, और आपने ये दिखा दिया कि अपने जीवन को एक नाचने वाली पर हार गया वो बाजीराव। साहब ये हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है कि हमारे इतिहास के साथ आप ये करें। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, पंक्ति पहुंचे कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध वो बाजीराव सा चीता था, उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हम लोगों से ये कहा कि ये महाराणा प्रताप है। साहब महाराणा प्रताप को नहीं जानते थे तो एक बार उदयपुर हो आते। उदयपुर में आज भी उनके वसन, उनका भाला मौजूद है। 210 किलोग्राम का भाला और वसन पहन करके जो शेर युद्ध भूमि में उतरता हो, आप एक भेड़ को कहते हैं कि हम शेर मान ले, तो साहब हम इस बात से इंकार करते हैं, हमें ये बात मंजूर नहीं। पंक्ति पढ़ता हूं, समर्थन देना कि अब ये मेरा दावा है कि जिनके कलेजे के अंदर राजस्थान धड़कता होगा उनकी तालियां मुझ तक आशीर्वाद बनकर के पहुंचेंगी। मेरी कहने की हिम्मत को दाद देना। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया, वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था, कि जिस भाव को छू पाए उससे। चेतक की कहानी ये है साहब हिंदुस्तान, जहां पर केवल महाराणा नहीं चेतक तक पूजा गया। अगर हिंदुस्तान का इतिहास जानना है तो एक बार राजस्थान उठा करके देख लेना। और एक बात कहने के लिए मैं विवश होता हूं साहब, और अगर इस बात का समर्थन करते हो तो मेरा समर्थन करना। दिल्ली के गलियारे से अमूमन एक आवाज सुनने में आती है कि हमें गोड से स्वीकार नहीं है, हमें गोड से स्वीकार नहीं है। सही बात है, आपको गांधी जी के साथ गोड से बिल्कुल स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं है तो सौरभ सुमन को महाराणा प्रताप के साथ अकबर बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम स्वीकार नहीं कर सकते। या तो अकबर गलत था या महाराणा प्रताप गलत थे। आप अकबर को महान पढ़ाते हो। हमारे यहाँ की पाठ्यक्रम की पुस्तकों में द ग्रेट अकबर आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा। अगर ये दरिंदे वास्तव में ऐसे होते जैसे दिखाए गए
तो आज ये हिंदुस्तान अपने ही भाइयों से लड़ ना रहा होता, जिनके धर्म परिवर्तन उनकी आबरू पर तलवार रख करके परिवर्तित कराए गए। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना, निवेदन करता हूं सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। अगर प्रेम की कोई सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है तो वो ताजमहल, ये बताया जाता है। शाहजहां प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक, यह बताया जाता है। एक व्यक्ति की हत्या की जाए और उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करके अपनी तीसरी बेगम बनाया जाए और उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो, और आप इसको प्रेम कहें तो फिर वहशीपन किसको कहेंगे? इस बात का मुझे इल्म करा देना, इस बात का परिचय दे देना। बेटी पैदा होती है जहां आरा और उसकी शक्ल मिलती है मुमताज से, तो आपके मौलवी ये कहते हैं कि जिस वृक्ष को कोई माली लगाता है तो उसका फल खाने का अधिकार उस माली को होता है। ये संस्कृति थी हिंदुस्तान की जो आप हमें पढ़ाना चाहते हो। अगर ये है तो सौरभ इसका विरोध करता है। विरोध की पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं, समर्थन आप करना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। कि जिनकी आपकी तालियां नहीं आ रही हैं, ये मेरे लिए शोभा नहीं मांग। एक बार पूरा सदन समर्थन करे मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। मैं पंक्ति पढ़ता हूं और अब दावा है कि आप लोग तालियां रोक करके बताना कि वो कौन थे। मैं इस 25 दिसंबर की सर्दी में पसीने पसीने हो रहा हूं साहब। विश्वास मानना, मैं खुद अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं आपके सदन में आने के बाद। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों ऐसे बैठे। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी कविता को तीर्थ करा रहा हूं। जहां के लिए लिखा मैं वहां पढ़ रहा हूं ये कविता। तब मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। और अब वो पंक्तियां पढ़ता हूं जिसके लिए कविता लिखी कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कौन कौन जानता हाड़ी रानी की कहानी? एक बार हाथ उठा करके बताओ। शोभ का विषय है कि राजस्थान के इतने बड़े सदन में केवल 1 या 2 हाथ उठे। इसमें आप लोगों का दोष नहीं है सर कि आप हाड़ी रानी के बारे में जानते नहीं हैं। यह उस पाठ्यक्रम का दोष है जिसमें हम लोगों को यह तो बताया जाता है कि गांधी जी की बकरी जिस रस्सी से बांधी जाती थी वो कौन से आश्रम में रखी हुई है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हाड़ी रानी कौन थी, हमारा इतिहास क्या था। मैं बताता हूं, कल जाकर के इंटरनेट पर पढ़ना। बहुत बहुत आभार सर। जाकर के इंटरनेट पर पढ़ना कि हाड़ी रानी कौन थी। 3 दिन हुए थे राणा रतन सिंह के साथ विवाह को हाड़ी रानी के, 3 दिन केवल। तीसरे दिन मातृभूमि की रक्षा के लिए उनको जाना पड़ता है युद्ध क्षेत्र में। जाना नहीं चाहते थे प्रेम वश होकर के, लेकिन जाना पड़ा। और जाकर के पहली रात में उन्होंने प्रेम पत्र लिखा महारानी के नाम। बोले कि मैं रणभूमि में हूं, लेकिन वो सलवटे, वो करवटे, वो समय, वो क्षण जो रानी तुम्हारे साथ व्यतीत किया मैं भूल नहीं पा रहा हूं। रण खत्म होगा तो शीघ्र आकर के मिलूंगा। और ये बात उन्होंने लिख करके प्रेम पत्र में घुड़सवार को कही कि जाकर के रानी को दे देना।
घुड़सवार पत्रवाहक लेकर के पहुंचा वो पत्र महारानी हाड़ी के पास, और पहुंचने के बाद रानी ने जब वो पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि राणा का मन अगर मुझ तक लगा रहा तो ये मातृभूमि युद्ध हार जाएगी। और ये कहकर के उन्होंने उस पत्रवाहक से कहा कि जो मैं तुम्हें दे रही हूं वो जाकर के राणा को देना, और ये कहना कि अब महारानी भी तुम्हारे साथ युद्ध मैदान में युद्ध लड़ने के लिए आ गई। और इतना कहकर के महारानी ने अपना शीश काट करके उसको दे दिया। साहब, अगर पढ़ाया जाना था तो हमारे इतिहास में ये पढ़ाया जाना चाहिए था। वाह 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 वाह। पंक्ति पढ़ता हूं। छुअन महसूस करना राजस्थान के बलिदान की और गर्व करना। मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं कि अगले जितने भव मुझे, जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, अगर मुझे आना पड़े मृत्युलोक में तो मुझे राजस्थान में किसी जैन मां की कोख से जन्म देना। इससे बड़ी पुण्य धरती नहीं हो सकती। वाह। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। शायद सौरभ ने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा, वो पंक्तियां आप लोगों के नाम करता हूं कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का, गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कि गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। हमारे किसी बच्चे की उंगली कट जाए, खून बहने लगे, तो हम बड़े से बड़ा उत्सव छोड़ देते हैं, उसकी पीड़ा हमसे सही नहीं जाती। सोचो उस महान धाय का, पन्ना धाय का बलिदान, अपना बेटा इसलिए कटवा दिया क्योंकि राष्ट्र का बच्चा बचाना था। ऐसा बलिदान विश्व में और कहीं कहां मिलता है देखने को। तब मैं नमन करते हुए पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का, गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का, कि कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का, जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो, कि अपने बेटे को पूरी कविता आपने सुनी। ये आखिरी बंद आप लोगों को देकर के, बेटा बैठो बैठो, गुड़िया तीनों चारों आओ, बैठो बैठो बैठो, वापस बैठो। इस कविता का आखिरी बंद पढ़ता हूं, तुरंत बैठो बेटा। आपको पता है मैं मेरठ से आता हूं। मेरठ के एक बड़े कवि हैं हरिओम पंवार, उन्होंने सरकारों पर लिखा तो वो बैठ गई। हाँ, आप भी बैठो। आखिरी 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। एक बंद आप लोगों के नाम करता हूं। शायद सौरभ इन्हीं पंक्तियों की वजह से ये कविता उसने लिखी होगी। रमेश जी, मैं आपको समर्पित करता हूं, सुनना। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। प्रेम का हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई प्रतीक है तो क्षमा चाहता हूं साहब, ताजमहल नहीं है। प्रेम का अगर सबसे कोई बड़ा प्रतीक है तो वो आज नासा भी बताती है कि भगवान राम जब मां सीता को लेने गए थे तो जो पुल का निर्माण किया था, इससे बड़ा और कोई प्रतीक नहीं हो सकता साहब। अगर पढ़ाना है तो हमें यह पढ़ाया गया होता कि नेमिनाथ और राजुल का प्रेम, इससे बड़ा और कोई प्रतीक नहीं हो सकता जो हमारे इतिहास में लिखा था। आप बताते हैं कि ताजमहल प्रतीक था, मैं बताता हूं साहब कि राजस्थान क्या प्रेम जीता है। ये जो बाहर आवाज हो रही है, थोड़ी देर के लिए इसको रोक लें। आखिरी पंक्तियां मैं आप लोगों के नाम करता हूं। जो लोग भी बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए इनको चुप कर लीजिए। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुने। स्वागत है। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूँ। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूँ। कि सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूँ। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी वो सती थी। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। 4 कहार
और 4-4 सैनिक एक एक डोली में लेकर 700 डोलियों का काफिला लेकर 1 लाख आदमियों से भिड़ गई और अपने पति को आजाद करा लाई। साहब, हिंदुस्तान का प्रेम पढ़ाना है तो ये पढ़ाया गया होता। तब मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था, कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था, कि गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। किस किसने देखी है पद्मावत? एक बार हाथ उठा करके बताना। सब ने देखी है। और कम से कम महारानी पद्मावती का, महारानी पद्मिनी का जौहर, उसकी कथा तो हिंदुस्तान के एक एक बच्चे ने सुनी होगी, इस बात का इल्म मुझे है। क्या होता है ये जौहर? एक बार 2 मिनट के लिए हाथ रखना मोमबत्ती के ऊपर, आपको पता चलेगा कि जीवित अवस्था में प्राणों उत्सर्ग होता क्या है। और 1 नहीं 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ प्राणोत्सर्ग किया था। इससे बड़ा बलिदान पूरे विश्व में नहीं है। उस बलिदान को याद करना। यह कविता मैंने चित्तौड़गढ़ में शुरू करी थी लिखनी। मैं वो बात बता देता हूं कि क्यों चित्तौड़गढ़ में शुरू की थी। किले के बिल्कुल नीचे कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। मैं वीर रस का कवि थोड़ा ज़्यादा सुन लिया गया, पसंद आया उनको। तो उनके परिवार के कुछ लोग, जो वर्तमान परिवार है, वो अभी भी वहाँ पर थे। तो उनके कुछ लोग मुख्य अतिथि थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं कल चित्तौड़ का किला आपके साथ घूमना चाहता हूँ। तो उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। और अगले दिन मैं उनके साथ चित्तौड़गढ़ घूमने गया। तो वो चीज़ें मैंने देखी जो आम आदमी को दिखाई नहीं जाती। वो स्थान मैंने देखे। वहाँ पर बहुत बड़ा उद्यान बना दिया गया है जहाँ पर ये क्रीड़ा हुई होगी, जहाँ पर ये उत्सर्ग हुआ होगा। उनका कहना ये था कि सौरभ जी, आज भी जब तेज वर्षा हो जाती है और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो नीचे से हड्डियाँ ऊपर आने लगती हैं। आप कल्पना करना कि क्या हुआ होगा वहाँ पर, उस भूमि पर। बलिदान, इतना बड़ा बलिदान किसी ने कहीं देखा नहीं। उस बलिदान को नमन करते हुए आखिरी पंक्तियां दे करके सौरभ अपना स्थान लेता है और पंक्तियां आप लोगों के नाम करता है। सुनना कि खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। जो कविता के धनी लोग हैं उनके सामने कॉपी जचवाता हूं। सुनना कि खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए, कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। जो शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, ऐसा रूप जिसका कभी कोई वर्णन नहीं हुआ। देख करके मां सीता को हरण किया था रावण ने, लेकिन खिलजी ने तो साक्षात देखा तक नहीं था पद्मिनी को। शीशे में दिखाया गया था केवल। शीशे में दिखाने के बाद उस अथाह सौंदर्य की महारानी के ऊपर उनको प्राप्त करने के लिए 1 लाख की सेना लेकर के पहुंचा और फिर भी पा नहीं सका। साहब, क्या पाया वो सौरभ बताता है। ऐसा सौंदर्य जिसके पास हो उसको तो गुरूर होना चाहिए, लेकिन हमारी मां पद्मिनी ने अपने सौंदर्य के साथ क्या किया, ये आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान चाहता हूं। जिनके कलेजे में ठसके की तरह कविता की पंक्तियां लगे वो खड़े होकर के मुझे विदा करना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों के सामने, कि निवेदन करता हूं सुनना कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया, कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया, कि खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया, तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा, पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ के निर्मित अब इतिहास नहीं हो।